क्लास 6th लेसन नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेश हैं। इसमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं और नदियों के मैदान भी हैं। नदियों के मैदान इलाकों में यानी नदियों के जो मैदानी इलाकों में कावेरी का जो मैदान है वो सबसे बेस्ट है। तो क्या बताया गया अभी तक हमने जो पढ़ा 2 लाइनें कि उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में, कौन से उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है, अर्थात वहाँ पर इनके किनारों के साथ साथ समुद्र लगता है और इसमें पहाड़, पठार और नदी यहाँ पाई गई हैं। और नदियों का जो मैदान है, नदियों का जो मैदानी इलाका है, उसमें सबसे बेस्ट, उपजाऊ, अच्छा वो है कावेरी मैदान। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। मूवेंदर क्या है भी? यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। तो कोई आपसे ये पूछे मूवेंदर का शाब्दिक अर्थ बताएं, तो आप बताएंगे कि मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार मुखियाओं के लिए किया जाता है। यानी मूवेंदार तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया हैं और इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। और ये जो 3 मुखिया थे ये कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांडे। चोल, चेर और पांडे, ये 3 मुखियाओं के शासक वंश थे। इनका वर्णन किया जाता है, तो इसीलिए इनको मूवेंदार कहा जाता है। जो ये 2300 साल पहले, आज से लगभग 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफी शक्तिशाली थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इसमें से एक तटीय हिस्से में था, दूसरा अंदर वाले हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से, टोटल केंद्र हो गए 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो टोटल ऐसे एरिया सत्ता के जो केंद्र थे वो 6 हो गए और इनमें सबसे बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट वो था चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करके लाते थे। शुल्क मामूली फीस है, ये जुर्माना नहीं कह सकते इसको, हम फीस कह सकते हैं। जैसे हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो मामूली 5 रुपए की या 10 रुपए की फीस लगती है, वो शुल्क है। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती उपहार, जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथिया, सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में भी उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। वह और उसके सारे सातवाहन शासक
दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर चलने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही शब्द प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और अन्य दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब रेशम मार्ग की कहानी पढ़ते हैं। कीमती, चमकीले और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य और कीमती माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया होती है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बुनने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ। प्रश्न आपसे पूछे सबसे पहले रेशम से कपड़ा कहाँ बनाया गया, तो चीन में। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा, परंतु चीन से पैदल, घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर तक की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लेते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से जाना गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को भी उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। हमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को मानचित्र नंबर 6 में दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए फायदा मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से बचाते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके राज्य का एक हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग करते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न आ रहे हैं बीच में, जैसे सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता गया, क्योंकि ये रास्ता यहाँ पर गाड़ी नहीं चल सकती थी, ऊंचा नीचा रास्ता था, इसलिए यहाँ पर ऊंट चल सकते थे, ऊंटों पे सामान लाद दिया जाता था। तो ये चैप्टर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बौद्ध धर्म का प्रसार हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक्स।